Okay, yesterday we covered some of the terminologies in principle of inheritance. Homozygous condition, heterozygous condition, dominant character, recessive character, ये सारे वर्ड देखे हैं, राइट? फिनोटाइप, जीनोटाइप, पढ़ के आए आप? What is the difference between character and trait? Character is visible feature of an organism. Say for example, height is a visible character. Eye color is a visible character. In that character, whatever variant are there, different forms are there in that character, those variants are called traits. क्या बोलेंगे? Traits. Okay. So now let's continue this topic, principle of inheritance. Humans knew that sexual reproduction is the cause of variation. Sexual reproduction is the cause of variation since from 8000 to 1000 BC. मतलब यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी का कि ह्यूमंस को पता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं, एंड ह्यूमंस ऑलवेज trying to develop the best breeds of horse. करेक्ट? पहले ट्रांसपोर्टिंग मीडियम तो हॉर्स ही था मेनली, तो हॉर्सेस में ब्रीडिंग कराते थे पहले, एंड ऑलवेज ट्राइंग टू डेवलप द बेटर ब्रीड्स ऑफ हॉर्स. और उनको मालूम था कि बेटर ब्रीड्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल क्रॉस कराना होगा. आर्टिफिशियली सम सेलेक्टेड ब्रीड्स ऑफ हॉर्सेस आर क्रॉस टू डेवलप द बेटर varieties. ठीक है? And they knew that sexual reproduction is causing variations from 8000 to 1000 BC. ठीक है? बिफोर क्रिस्ट जो है 8000 ईयर या 1000 ईयर पहले बिफोर क्रिस्ट उनको मालूम था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन. थ्रू आर्टिफिशियल डेवलप द बेटर ब्रीड्स ऑफ हॉर्स. और उनको मालूम था कि बेटर ब्रीड्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल क्रॉस कराना होगा. आर्टिफिशियली सम सेलेक्टेड ब्रीड्स ऑफ हॉर्सेस आर क्रॉस टू डेवलप द बेटर varieties. ठीक है? एंड दे न्यू दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉजिंग वेरिएशंस फ्रॉम 8000 टू 1000 BC. ठीक है? बिफोर क्रिस्ट जो है 8000 ईयर या 1000 ईयर पहले बिफोर क्रिस्ट उनको मालूम था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन. थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन a new breed of cow, Sahiwal cow developed in Punjab. Through artificial selection. What is artificial selection? आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है बेस्ट ब्रीड्स आर सेलेक्टेड. बेस्ट ब्रीड सेलेक्टेड विद इन द सेम स्पीशीज. कुछ इंडिविजुअल होते हैं, दे आर बेटर एंड बेस्ट. ठीक है?
ठीक है, काउज में भी बहुत सारे ब्रीड्स आएंगे, और उन काउज में भी जो है हाई यील्डिंग जो होंगे काउज, सुपेरियर ब्रीड्स होंगे, बस उन्हीं का क्रॉस करना है, तो एक न्यू ब्रीड आएगा साहिवाल का। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल? क्योंकि ह्यूमन सेलेक्ट करके दे रहे हैं ना, वी आर सेलेक्टिंग द बेस्ट मेल एंड वी आर सेलेक्टिंग द बेस्ट फीमेल, एंड देन क्रॉस इज मेड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो ये चैप्टर के बिगिनिंग में दिया हुआ इंट्रोडक्शन, एज एन इंट्रोडक्शन यू कैन रिमेंबर। ओके, अब यहां से जो है टर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ही वर्कड ऑन पी प्लांट, he worked on pea plant 1856 to 1863, 1856 से लेकर 1863 तक ये पी प्लांट पे वर्क करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं पी प्लांट। ही वर्कड ऑन pea plant for 7 years, for about 7 years, 7 years। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पी प्लांट साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। What is the diploid number of Pisum sativum? Some, he worked on pea plant for 7 years, for about 7 years, 7 years। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पी प्लांट साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। What is the diploid number of Pisum sativum? 2n equal to 14. Diploid number 2n equal to 14, 2n equal to 14 for pea plant, for pea plant। ठीक है, and linkage group equal to haploid number, linkage group equal to haploid number। लिंकेज ग्रुप अगर पूछा गया है हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप, तो यू हैव टू आंसर हैप्लॉइड नंबर। तो हैप्लॉइड नंबर, लिंकेज ग्रुप इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर, तो लिंकेज ग्रुप ऑफ पी प्लांट कितने होंगे? 7। लिंकेज ग्रुप इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर। लिंकेज ग्रुप इन पी प्लांट, ग्रुप इन पी प्लांट कितने होंगे? 7। लिंकेज ग्रुप मतलब हैप्लॉइड नंबर, आगे लिंकेज बोल के टॉपिक भी आएगा, वहां पढ़ लीजिए। बस यहाँ पे लिंकेज ग्रुप क्या है, बस लिंकेज ग्रुप इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर, याद रखो। Why pea plant? Question is why he selected pea plant? Why he selected pea plant? Why he selected pea plant? It's a small climber, small climber, एक छोटा सा प्लांट है pea plant, क्लाइंबर है, इट्स नॉट ए ट्री, इट्स नॉट ए ट्री। ट्री रिक्वायर मोर स्पेस, मोर एरिया, जबकि ये छोटा सा प्लांट है, इट कैन बी ग्रोन एनीवेयर, इट्स ए स्मॉल क्लाइंबर, दैट्स वन रीजन।
and main reason it has many contrasting characters. Many contrasting का मतलब है अपोजिट. कंट्रास्टिंग का मतलब है अपोजिट कैरेक्टर्स. कंट्रास्टिंग मीन्स अपोजिट कैरेक्टर्स. से फॉर एग्जांपल अगर कोई पी प्लांट टॉल है तो कोई पी प्लांट डॉर्फ है. कोई पी प्लांट में वायलेट फ्लावर है तो किसी में वाइट है. कोई पी प्लांट में ग्रीन सीड्स हैं तो किसी पी प्लांट में येलो सीड्स हैं. सो मेंडल वाज वेरी मच attained attention here on the pea plant because pea plant has many contrasting character. तो naturally मेंडल का जो इंटरेस्ट है पी प्लांट में बढ़ गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अपोजिट कैरेक्टर दिख रहे थे एंड मेंडल वांटेड टू नो व्हाई सो मेनी अपोजिट कैरेक्टर्स. थर्ड वन, it has bisexual flower. It has bisexual flower. So it can be self pollinated or cross pollinated. So it can be self pollinated, या तो आप सेल्फ पॉलिनेशन करा लो पी प्लांट में और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं पी प्लांट में. पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं. सी attention here on the pea plant because pea plant has many contrasting character. तो naturally मेंडल का जो इंटरेस्ट है पी प्लांट में बढ़ गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अपोजिट कैरेक्टर दिख रहे थे एंड मेंडल वांटेड टू नो व्हाई सो मेनी अपोजिट कैरेक्टर्स. थर्ड वन, it has bisexual flower. It has bisexual flower. So it can be self pollinated, या तो आप सेल्फ पॉलिनेशन करा लो पी प्लांट में और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं पी प्लांट में. पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं. सी प्लांट पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं. सो मेंडल कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ बोथ द एक्सपेरिमेंट, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. दोनों के रिजल्ट देख सकता था मेंडल, इसलिए पी प्लांट सेलेक्ट किया. नेक्स्ट, अनदर रीजन व्हाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट. पी प्लांट जो है एक क्लाइंबर भी है और इट्स एन एनुअल प्लांट. इट्स एन एनुअल प्लांट है. शॉर्ट लाइफ, राइट, शॉर्ट लाइफ. बेसिकली जब आप हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, हेरिडिटी स्टडी करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू सी मेनी जनरेशंस, राइट. पेरेंट्स से कैरेक्टर बच्चों में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये स्टडी करना है, हेरिडिटी स्टडी करना है. दैट मीन्स यू हैव टू सी मेनी जनरेशंस. फॉर मेनी जनरेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ए प्लांट विच इज हैविंग शॉर्ट लाइफ स्पैन. ऐसा प्लांट सेलेक्ट करना था मेंडल को जिसके शॉर्ट लाइफ है, लेस देन 1 ईयर. लेस देन 1 ईयर, ज्यादा वेट नहीं करना है. सो लेस देन 1 ईयर. And Mendel, after conducting experiment for 7 years, for 7 year 1856 से 1863 तक pea plant में just he conducted experiment. He randomly crossed some pea plants and he observed the results observe किया. और Mendel proposed laws of inheritance. Laws of inheritance. Laws of inheritance. बट अनफॉर्चुनेटली मेंडल के जो लॉज थे, दोज लॉज रिमेन अनएक्सेप्टेबल फॉर अबाउट मेनी इयर्स टिल 1900. 1856 से 1863 तक वर्क कर लिया वो. उसके बाद
1900 तक जो है मेंडल का वर्क किसी को भी समझने ही नहीं आया। 1900 समझ रहे हैं? 56 1856 से 1863 में वर्क कंप्लीट हो गया। देन मेंडल प्रेजेंटेड हिज वर्क इन 1865। 1865 में वर्क प्रेजेंट करा अपना, मतलब समझाया सबको, साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम सबको समझाया, लेकिन द वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। ऐसा क्या था इसके वर्क में जो अनएक्सेप्टेबल था? मेंडल ब्रॉट मैथमेटिकल रेशियोज मैथमेटिकल रेशियोज, Mendel brought mathematical ratios to explain inheritance, and it was totally new that time, and not accepted by his colleagues. मतलब मेंडल जो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे उसको मैथमेटिकल रेशियो में एक्सप्लेन करता है। जैसे मेंडल बोलता है अगर टॉल और डॉर्फ प्लांट को अगर हम क्रॉस करें तो F1 आएगा, फिर F1 को अगर हम क्रॉस करें तो क्या आएगा? F2 आएगा, राइट? व्हाट इज अ सेकंड जनरेशन? F2 जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन कौन है? टॉल एंड डॉर्फ। इनको अगर आप क्रॉस करें क्या मिलेगा? फर्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। अपॉन क्रॉसिंग F1 जनरेशन व्हाट यू गेट? F2 जनरेशन। तो मेंडल बोलता है F2 जनरेशन में रिजल्ट क्या आएगा? तो 3:1 आएगा बोल के बोला मेंडल। 3:1। मेंडल जो है, मेंडल की लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं आपको। मेंडल जो है अपने जो उसके टाइम के साइंटिस्ट थे उनको समझा रहा है कि टॉल और डॉर्फ प्लांट को अगर क्रॉस करेंगे तो F1 आएगा, F1 को क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन आएगा। इन दैट F2 जनरेशन टॉल एंड डॉर्फ अपीयर इन 3:1। तो उस टाइम के साइंटिस्ट क्या बोले, ऐसा कैसा प्रिडिक्शन दे सकते हैं आप? कमिंग जनरेशन अभी जो जिनकी बर्थ भी नहीं हुई, अभी बर्थ नहीं हुई, अभी बर्थ होने वाली है, आगे बर्थ हुई नहीं, उनका आप कैसे बता सकते हैं प्रिडिक्शन? 3:1। इन दैट 3 टॉल आएंगे, 1 डॉर्फ आएगा। हाउ यू कैन टेल लाइक दैट? द रिजल्ट मे बी 1:1, मे बी 1:2, मे बी 3:1। क्या हो सकता है? मतलब ऐसा प्रिडिक्शन तो नहीं दे सकते। बल्कि in that time 1865 all the scientists refused Mendel's work, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ट्राई नहीं करे। फिर मेंडल एक्सपेरिमेंटली ट्राई किया था और रेशियो दे दिया, बट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम रिफ्यूज्ड हिज वर्क, एंड अगेन इन 1900 मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर करते हैं एंड अगेन दे परफॉर्म सेम एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने बताया था, एंड एग्जैक्टली दे गॉट द सेम रेशियो 3:1। ठीक है? तो यहां पर जो है एक और पॉइंट, मेंडल कंडक्टेड experiment on large sampling or you can say large population of pea plant, large population of pea plant. So not just he conducted experiment on 1 or 2 plants, ठीक है, not just 1 or 2 plant। अभी मैं जो समझा रहा था फिर एक बार बोल रहा हूं, टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करे तो F1 आया, ठीक है, फिर F2 आया। F2 में कितने ऑफस्प्रिंग्स आए?
मैं बोला 3:1, ठीक है, मतलब 4 बच्चे आए हैं ना, 4 में से 3 जो है टॉल आना, 1 डॉर्फ आना। क्या 4 ही आना जरूरी है इधर? हो सकता है ये 4000 थे होंगे प्लांट्स, समझ गए? हो सकता है ये 40,000 प्लांट थे होंगे। 4 ही थे क्या? एग्जैक्टली 4 नहीं थे वो, समझ गए? एग्जैक्टली 4 नहीं थे वो, क्या थे? 40,000 प्लांट थे या 4,000 थे या जो भी नंबर था, बट इट वॉज ए वेरी बिग नंबर। और वो बिग नंबर को जो है वो मैथमेटिकल रेशियो में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? समझ गए बात अब? तो आप जो समझ रहे हैं ना, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। मेंडल के टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। So he conducted on experiment on very few plants, or he conducted experiment on very large population of pea plant. क्या बोलना चाहिए? Very large population of pea plant बोलना चाहिए, not on small population of pea plant. ठीक है? और हेरिडिटी के अगर रिजल्ट्स देखना है, if you want to study the transmission of character, inheritance, that time the population should be very large, population बड़ा होना चाहिए, ठीक है? सपोज ह्यूमंस में फादर एंड मदर, उनके सपोज 2 बच्चे हैं और दोनों भी मदर की तरह ही हैं। इसका मतलब ये है कि आगे अगर थर्ड चाइल्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, ठीक है, तब वो हो सकता है फादर की तरह होंगे। क्या ऑलवेज मदर की तरह ही होंगे? ऑलवेज मदर की तरह ही नहीं होंगे। So to see the results of inheritance, we should conduct an experiment on large number, not just restricted to few number, 1 or 2 number, just 3 number, ऐसा नहीं है। So it require very very large number of population in pea plant. Next, Mendel selected 7 contrasting characters. Mendel selected 7 contrasting characters in pea plant. 7 contrasting characters in pea plant. And one more point, Mendel selected 14 true breeding varieties. 14 true breeding varieties. 14 true breeding varieties of pea plant. Mendel selected how many true breeding varieties of pea plant? He selected how many varieties? 14 varieties of pea plant. True breeding plants maintain homozygosity, या नहीं तो हम लिख सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आर homozygous plants. What are true breeding plants? True breeding plants are homozygous plant, and they undergo continued self pollination. ये सेल्फ पॉलिनेशन ही करते रहेंगे। They continue self pollination. True breeding plants are homozygous plants, homozygous हैं, and they undergo continuous या continued self pollination करते हैं। So मेंडल ने कितने कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे? 7 कैरेक्टर्स। मेंडल ने कितने वैरायटी सेलेक्ट किए थे? 14। तो अभी देखेंगे वो 14 कैसा हो रहा है। कैरेक्टर 7 ही है, but varieties 14 है, and whatever variety he selected, those are all true breeding. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है
होमोजाइगस प्लांट, जैसे कैपिटल टी टाइप, है ना. इफ ए प्लांट इज कैपिटल टी एंड हैविंग स्मॉल टी वी कॉल हेट्रोजाइगस. कल मीनिंग देखे हम होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. नाउ लेट्स लिस्ट आउट दो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सेलेक्टेड बाय मेंडल इन पी प्लांट. कैरेक्टर कौन कौन से थे? कैरेक्टर कौन कौन से थे और उसमें जो है ट्रेट आएंगे, 2 टाइप्स के ट्रेट होंगे ना. वन ट्रेट विल बी डोमिनेंट, अनदर ट्रेट विल बी रेसेसिव. मतलब एक हम यहाँ पे टेबुलर कॉलम बनाने वाले हैं. इन दैट वी आर राइटिंग फर्स्ट कॉलम कैरेक्टर्स, सेकेंड कॉलम वी आर राइटिंग dominant and recessive. There are 2 types of trait, dominant and recessive. कैरेक्टर देखो, सुनो, कैरेक्टर यहां पर मैं एक कैरेक्टर लिख रहा हूं समझाने के लिए. हाइट, हाइट एक कैरेक्टर हो गया और हाइट के 2 ट्रेट आएंगे. वन इज डोमिनेंट, वन इज रेसेसिव. ट्रेट के अंडर ट्रेट आई एम मेकिंग 2 कॉलम्स. ट्रेट 2 टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एक, रेसेसिव एक. समझ गए बात? डोमिनेंट, हाइट में डोमिनेंट ट्रेट कौन सी आएगी? टॉल. हाइट में रेसेसिव ट्रेट कौन सी आएगी? डॉर्फ. ये एक कैरेक्टर हो गया और एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हो गए. ऐसे ही बनाइए नेक्स्ट वन. फ्लावर पोजीशन. फ्लावर का जो पोजीशन है प्लांट में, दैट इज आल्सो हैविंग 2 टाइप्स ऑफ पोजीशन. Flower may be, you can see in plants there are 2 positions of flower. Flower may be at the tip, flower may be at the sides. स्टेम के साइड में भी हो सकते हैं फ्लावर, टिप में भी हो सकते हैं. अगर फ्लावर टिप में है तो बोलेंगे टर्मिनल, और अगर साइड में है तो बोलेंगे एक्सियल. एक्सियल इज डोमिनेंट, एक्सियल इज डोमिनेंट, टर्मिनल इज रेसेसिव. एक्सियल और टर्मिनल किसको नहीं समझ में आया बताइए? एक्सियल और टर्मिनल बताना है. एक्सियल टर्मिनल और एक बार. अब जैसे एक प्लांट है उसका फ्लावर ऐसे साइड में है तो एक्सियल बोले, और एक प्लांट है उसका फ्लावर यहाँ टिप में है तो टर्मिनल बोले. तो अब ये पूछना चाहिए क्वेश्चन, मेंडल को कैसे पता चला कि एक्सियल डोमिनेंट है? ठीक है, आप ये क्वेश्चन पूछना, एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रेसेसिव है, मेंडल को कैसे पता चला? आप ये भी पूछना, मेंडल को कैसे पता चला कि टॉल डोमिनेंट है और डॉर्फ रेसेसिव है? व्हाई नॉट रिवर्स? तो मेंडल क्या करता था, क्रॉस करके देखता था प्लांट्स को. टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट से क्रॉस किया तो सारे बच्चे टॉल आ गए. जो कैरेक्टर अपीयर होता है F1 जनरेशन में, डोमिनेंट. जो कैरेक्टर अपीयर नहीं होता है F1 जनरेशन में, रेसेसिव. समझ गए बात? तो मेंडल जो है ऐसे एक्सियल प्लांट को टर्मिनल प्लांट से जब क्रॉस करेगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन चिल्ड्रन? एक्सियल फ्लावर प्लांट्स आर एक्सपेक्टेड, तो एक्सियल डोमिनेंट हो गया. देन थर्ड वन, फ्लावर कलर ले लीजिए. फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में भी 2 टाइप आ रहे थे वहां पे, एक वायलेट एक वाइट. डेफिनेटली ये बॉक्स से डिफरेंट वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट वेज में. एक क्वेश्चन तो यही है, व्हेन वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर आर क्रॉस्ड इन पी प्लांट व्हाट इज एक्सपेक्टेड? वायलेट. लेकिन कंडीशन ये है,
वायलेट और व्हाइट को क्रॉस करें तो वायलेट ही आएंगे, टॉल और डार्क को क्रॉस करें तो टॉल ही आएंगे, लेकिन कंडीशन ये है दे शुड बी ट्रू ब्रीडिंग। क्या होना चाहिए? ट्रू ब्रीडिंग रहेंगे तो। समझ गया? मतलब ये टॉल वाला जो प्लांट है वो ट्रू ब्रीडिंग होना चाहिए। दैट मीन्स ट्रू ब्रीडिंग का मतलब अभी बता मीनिंग में। ट्रू ब्रीडिंग मतलब होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? होमोजाइगस। फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर पोजीशन हो गया, देन पॉड, पॉड शेप। पॉड का मतलब होता है फ्रूट। पॉड का मतलब क्या है? फ्रूट है। पॉड इज नथिंग बट फ्रूट। तो पॉड जो है यहां पर डोमिनेंट जो आएगा ग्रीन आएगा। सॉरी, शेप बताना है ना। शेप में पॉड शेप आएगा इन्फ्लैटेड एज डोमिनेंट एंड कंस्ट्रिक्टेड एज रेसेसिव। कंस्ट्रिक्टेड आएगा, रेसेसिव। पॉड शेप में दो टाइप, इन्फ्लैटेड और कंस्ट्रिक्टेड। दैट मीन्स फ्रूट में भी दो टाइप, ये एक टाइप का फ्रूट, ये एक टाइप का फ्रूट। पीज, आप पीज देखे हैं ना? पीस के फ्रूट देखे होंगे आप, ग्रीन पीस, मटर। और ये पीस के जो फ्रूट हैं दो टाइप में आते हैं, इन्फ्लैटेड में भी आते हैं, कंस्ट्रिक्टेड में भी आते हैं। लेकिन इन्फ्लैटेड जो है डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड एक रेसेसिव है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, pod color. What is the dominant pod color? Green is dominant pod color. नहीं, फर्स्ट डेट नहीं है सर उसमें। हाँ, उसमें फर्स्ट डेट 12 को है शायद, आई थिंक। ओके, पॉड कलर कितने टाइप के आएंगे? पॉड कलर दो टाइप के आएंगे। वन पॉड कलर ग्रीन आएगा, वन पॉड कलर येलो आएगा। पॉड में भी दो कलर आएंगे। फ्रूट, पॉड मीन्स फ्रूट, and what type of fruit it is? What type of fruit it is? Whether it is drupe or it is berry or it's a legume. ये लेग्यूम टाइप के फ्रूट हैं। लेग्यूम का मतलब है लॉन्ग कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट। लॉन्ग कैप्सूल के ऐसे फ्रूट है ना, एंड दे शुड ओपन फ्रॉम टू साइड्स। दो साइड से ओपन होगा, डॉर्सल और वेंट्रल ऐसे ओपन होंगे, उसके अंदर सीड्स रहेंगे। लेग्यूम, फैबेसी फैमिली में लेग्यूम होता है। ओके, पॉड कलर। चलिए नेक्स्ट, सीड शेप में भी देर आर टू सीड शेप इन पी प्लांट। वन इज seed shape, one is round, another seed shape is wrinkled, round and wrinkled। एंड इन सीड शेप के बाद जो है सीड कलर भी देखेंगे। सीड कलर भी दो टाइप के आएंगे, वन इज येलो सीड्स, और कौन सा सीड है? ग्रीन सीड है। येलो सीड एंड ग्रीन सीड्स, येलो सीड्स एंड ग्रीन से। एनी हाउ, सारे कैरेक्टर्स यहां पे आ गए। हाउ मेनी कलर बेस्ड कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड बाय मेंडल? 3। कलर बेस्ड कितने थे? कलर बेस्ड 3 थे, फ्लावर कलर, पॉड कलर, सीड कलर। कलर बेस्ड, कलर बेस्ड कितने हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमिनेंट कैरेक्टर इन पी प्लांट? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, नॉट ए डोमिनेंट ट्रेट इन पी प्लांट। उसमें 4 रैंडमली दे देंगे, एक्सियल, इनफ्लैटेड, ठीक है, और ग्रीन पॉड, ग्रीन सीड,
ऐसा आपको आइडेंटिफाई करने आना हो है कि इसमें डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। ठीक है, क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट सेलेक्टेड बाय मेंडल। पहला क्वेश्चन यही है, नॉट सेलेक्टेड। whether Mendel selected leaf color, leaf shape and stamens length, ऐसा कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया ना। what he selected, ये 7 कैरेक्टर सेलेक्टेड। which of the following is not a recessive character in pea plant, ऐसा भी पूछ सकते हैं। which of the following is a recessive character in pod color, pod color में recessive। एंड स्टार मार्क, दो जगह स्टार मार्क लगाएंगे, पॉड कलर और सीड कलर। पॉड कलर और सीड कलर में बहुत कंफ्यूज होता है, पॉड कलर और सीड कलर, क्योंकि रिवर्स है एकदम। पॉड कलर में जो डोमिनेंट है वही सीड कलर में रेसेसिव है। आप पीस खाए होंगे, और ये पीस दो कलर में, ये 3 कलर में भी आ सकते हैं, रेड पीस भी होते हैं। लेकिन मेंडल ने सिर्फ 2 ही टाइप के पीस सेलेक्ट किए थे, वन इज येलो एंड ग्रीन। पीस में और बहुत सारे कलर आते हैं, पता है ना आपको, येलो, ग्रीन। ग्रीन अगर आप पीस खा रहे हैं दैट मीन्स वो रेसेसिव है कैरेक्टर, पी प्लांट का रेसेसिव कैरेक्टर। आप बोलेंगे सर ये तो प्लांट की बात हो रही है, ह्यूमन में भी बताइए कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर, कुछ रेसेसिव कैरेक्टर ह्यूमन में। ह्यूमन में भी बताइए ना कुछ डोमिनेंट रेसेसिव कैरेक्टर। ह्यूमन में डोमिनेंट कैरेक्टर है कर्ली हेयर्स। कर्ली हेयर्स एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ह्यूमन में, ठीक है। और रेसेसिव कैरेक्टर है स्ट्रेट हेयर्स। ह्यूमन में डोमिनेंट कैरेक्टर है ब्राउन आई कलर, और ब्लू आई कलर रेसेसिव है ह्यूमन में। ह्यूमन में ब्लैक स्किन कलर डोमिनेंट है, व्हाइट स्किन कलर रेसेसिव है। ह्यूमन में डलनेस डोमिनेंट है, इंटेलिजेंस रेसेसिव है। अब आप बोलेंगे सर ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं आप, डल और इंटेलिजेंट को डोमिनेंट, या किस बेसिस? सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। अगर एक पेरेंट डल है, एक पेरेंट इंटेलिजेंट है, तो उनके बच्चे डल आएंगे। तो डल जो है ज्यादा प्रोपोर्शन में आएगा, ज्यादा प्रोपोर्शन में आएगा वहां पर, तो डोमिनेंट हो गया। कर्ली हेयर क्रॉस विथ व्हाइट हेयर्स, उनके बच्चे आएंगे कर्ली हेयर्स मोर प्रोपोर्शन में, तो डोमिनेंट हो गया। ऐसा ह्यूमन में भी होते हैं डोमिनेंट रेसेसिव। लेकिन जो इनहेरिटेंस की शुरुआत है वो पी प्लांट से हुई थी, पी प्लांट्स पे पहले एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा अब ये बताना है ना मेरे को, 7 कैरेक्टर्स, ये टेबल के ऊपर 3 पॉइंट्स लिखे, हम जरा चेक कर लेना। मेंडल सेलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, आ गए 7 कैरेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज, वो कैसा, टॉल डार्फ, 2 प्लांट हो गए। एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, वायलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। मतलब मेंडल की जो लेबोरेटरी थी वहां पर 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज रखे हुए थे प्लांट्स। एक टॉल प्लांट, एक डॉर्फ, एक एक्सियल फ्लावर, एक टर्मिनल फ्लावर, एक वायलेट फ्लावर, एक व्हाइट फ्लावर। एंड मेंडल का जो सक्सेस है, द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, he observed the inheritance of one character at a time. He observed the inheritance of only one character. एक पी प्लांट मतलब उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन मेंडल बस एक ही कैरेक्टर के पीछे पड़ गया था। एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो एक ही कैरेक्टर देखता था। हाइट वाले एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हाइट, फ्लावर पोजीशन वाले एक्सपेरिमेंट में ओनली फ्लावर पोजीशन, ठीक है। You may be like more character with your father, resembling with father, you may be
सम कैरेक्टर रिजेंबलिंग विथ मदर, दोनों भी हो सकते हैं। पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आप फादर की तरह होंगे, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आप मदर की तरह होंगे। अब ऐसा नहीं है कि पूरा जो है कैरेक्टर फादर से ही आ गए हैं। मे बी योर आई कलर इज लाइक फादर आई कलर एंड स्किन कलर इज लाइक मदर स्किन कलर, हाइट में भी लाइक मदर फादर लाइक, ऐसा हो सकता है। पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होता है इनहेरिटेंस, इट्स नॉट फॉर ऑल इनहेरिटेंस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। ऐसा नहीं होगा कि सारी इनहेरिटेंस फादर से ही आ गई। कुछ कैरेक्टर फादर देंगे, कुछ कैरेक्टर मदर देंगे, और जो भी कैरेक्टर देंगे वो फादर और मदर के कैरेक्टर में से डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे आपके पास, डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। अब फादर के भी करली हेयर्स नहीं है, मदर के भी करली हेयर्स नहीं है, दोनों के स्ट्रेट हेयर्स हैं, तो बच्चों के भी स्ट्रेट हेयर रहेंगे। सो सिंपल, क्लियर। व्हाई यू आर नॉट हैविंग ब्लू आईज? बिकॉज फादर इज आल्सो नॉट हैविंग ब्लू आईज, मदर इज आल्सो नॉट हैविंग ब्लू आईज। दोनों में किसी एक के होते तो रेसेसिव कैरेक्टर आता इन लेस प्रपोर्शन। लेस प्रपोर्शन का मतलब है रेसेसिव कैरेक्टर जो है 1/4 के चांसेस है, डोमिनेंट कैरेक्टर के 3/4 के चांसेस है। 75% चांसेस तो आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर ही आने के हैं, 25% चांसेस आपके पास रेसेसिव कैरेक्टर आने के चांसेस है। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन लिखिए, मेंडल did not selected which character did not selected which character? Fruit shape, cotyledon color। देखो एग्जामिनर की पूरी पूरी कोशिश है कंफ्यूज करने की। एंड देन ट्राइकोम्स, position of flower bud, which character not used by मेंडल। आपको लग रहा होगा चारों के चारों नहीं यूज किए। देखो फ्रूट शेप का मतलब है पॉट शेप, मेंडल ने सेलेक्ट किया था, जस्ट लैंग्वेज चेंज हो रही है यहाँ पे। फ्रूट शेप इक्वल टू पॉड शेप, कॉटिलिडन कलर इक्वल टू सीड कलर, ट्राइकोम लेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे फ्लावर बड लिखे हुआ है, फ्लावर बड इज नथिंग बट आगे जाके फ्लावर बनेगा, पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो यहां तक आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना एनसीईआरटी में रीडिंग करके, टुमारो विल कंटिन्यू। थैंक यू।